संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण जो आपने बड़े उत्साह के साथ में पढ़ना शुरू किया है। देखो, इस व्याकरण का तो नाम है कातंत्र रूपमाला व्याकरण, और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने इस व्याकरण का भी हिंदी में अनुवाद किया। आज देश भर में सभी चतुर्विध संघों के अंदर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी साधु साध्वियों को संघ के नायक आचार्यगण इस व्याकरण का अध्ययन कराते हैं। अब कोर्स के माध्यम से हमने ये छोटी सी पुस्तक, जिसके अंदर केवल स्वर संधि तक 60 सूत्र हैं, इन 60 सूत्रों का सॉफ्ट मैटर आपको पीडीएफ के रूप में भेजा गया है, और उसमें सर्वप्रथम संज्ञा संधि की ओर हम चल रहे हैं। कल आपने 2 सूत्र पढ़े, अब आज हम आगे ले चलेंगे। 2 सूत्रों का उच्चारण कीजिएगा। सिद्धो वर्ण समाम्नायः वर्ण समाम्नायः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। अर्थात वर्णों का समुदाय अनादिकाल से सिद्ध है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। उन वर्णों में 47 वर्ण बताए हैं, जो उनमें तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, उसमें आदि के 14 वर्ण जो हैं वो उनकी स्वर संज्ञा है। 14 वर्णों के नाम देखो, आप बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अ आ इ ई उ ऊ रि री ली री ए ऐ ओ औ, ये 14 स्वर हुए हैं और 33 व्यंजन हैं। सब कुछ आपने आज भी हिंदी मीडियम वालों को ये स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें अगला सूत्र है 3 नंबर का सूत्र, 10 समानाः 10 समानाः 10 समानाः। अब जो आदि के ये 14 स्वर हैं, उनमें 10 वर्णों की समान संज्ञा है। 10 वर्णों की समान संज्ञा माने इन स्वरों में जो आदि के 10 वर्ण हैं, उनकी ये चूंकि संज्ञा संधि प्रकरण ही चल रहा है, तो संज्ञा प्रकरण में पहले स्वर और व्यंजन ये बताए। अब स्वर में समान संज्ञा है, तो 14 में से पिछले 4 को छोड़ दिया और आगे के जो 10 हैं उनकी समान संज्ञा। जरा 10 समान संज्ञा पे दिखाना, लिखा है 10 समान संज्ञक। कौन से? आ ई उ ऊ रि री ली, ये इनकी 10 की समान संज्ञा है। क्योंकि आ ये एक जैसे रहते हैं, ई ये एक जैसे रहते हैं, तो इनकी समान संज्ञा है। अब अगले सूत्र पर आइए। तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। अर्थात इनमें 2-2 वर्ण आपस में सवर्णी हैं। 2-2 वर्ण मतलब जैसे आ और आ, ई और ई, उ और उ, री ली, इनमें क्या है? ये सवर्ण कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ इनका जुड़ाव रहता है। तो सूत्र में कहा तेषाम शब्द का ग्रहण जो किया, तो 2 ह्रस्व वर्ण एवं 2 दीर्घ वर्ण भी आपस में सवर्ण संज्ञक हैं। अब आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आ ये तो सवर्ण संज्ञक हैं, और छोटा भी सवर्ण संज्ञक है, बड़ा भी सवर्ण संज्ञक है, बड़ा छोटा भी सवर्ण संज्ञक है। यानी इनको आगे से लें, चाहे पीछे से आगे को जोड़ें, चाहे आगे से पीछे को जोड़ें, इन दोनों का अर्थ एक ही आएगा, बड़ा। तो आप इसको दी है सवर्णता। तो 4 प्रकार की सवर्णता बताई है। अब देखो एक श्लोक आता है। क्रमेण वैपरीत्येन लघूनां लघुभिः सह गुरूणां गुरुभिः सार्धं चतुर्धेति सवर्णता। देखो सवर्णता 4 प्रकार की हो गई। जरा बोर्ड की ओर दिखाना, यानी 4 प्रकार की कैसे? एक तो क्रम से मतलब छोटा, एक वैपरीत्येन माने ह्रस्व और दीर्घ का, माने आ बड़ा प्लस बड़ा, ये भी सवर्ण है। और फिर
दीर्घ और ह्रस्व का छोटा बड़ा इन दोनों को सवर्ण संज्ञा, और फिर ह्रस्व दीर्घ का यानी बड़ा छोटा छोटा बड़ा, इस प्रकार 4 प्रकार की सवर्णता होती है। क्या समझे? ह्रस्व ह्रस्व का, दीर्घ दीर्घ का, दीर्घ ह्रस्व का और ह्रस्व दीर्घ का। समझ गए ना? यानी छोटा छोटा बड़ा बड़ा, उसके बाद बड़ा छोटा और फिर छोटा बड़ा, ऐसे 4 प्रकार से इन स्वरों को जोड़ा जाएगा तो उनका परिणाम एक ही निकलेगा। तो ये 4 प्रकार की सवर्णता मानी गई है। इसको आप लोग जाने और 4 सूत्रों के माध्यम से ये एक तो 47 वर्ण बताए हैं, 14 स्वर बताए गए, 14 अक्षरों को एक समान संज्ञा और एक सवर्ण संज्ञा ये आपको बताएगी, और 4 प्रकार के सवर्ण भी बताए गए। इनको जान करके फिर आगे जब हम संधि में आएंगे तब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार से ये व्याकरण के 2 सूत्रों का ज्ञान कराया गया है। आप इसी प्रकार से स्वाध्याय को करके अध्ययन करके बराबर अपने संस्कृत ज्ञान को शुद्ध करते रहें और करणान योग के माध्यम से, जीव कांड के माध्यम से करणान योग का ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं। यही आप सबके लिए मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद।